जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की ये हमारी लगातार 61वीं क्लास है, जिसमें हम बीते कुछ दिनों में जो करंट अफेयर में चर्चा में मुद्दे रहे और जहां से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, उन सब पे डिस्कशन करने वाले। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें डिस्कशन का मूड करंट टू कोर रहने वाला है, जिसमें हम मुद्दे के सभी एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला टॉपिक है डोंगरिया कोंद जनजाति। दोस्तों, डोंगरिया कोंद जनजाति जो है, ये उड़ीसा की एक बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, जो उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर जो नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्र है उड़ीसा का, वहां पर ये मिलती है। और ये चर्चा में क्यों रही? इसके चर्चा में रहने का कारण है एक अधिनियम। दोस्तों, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। ये वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में लाया गया था, इसमें हाल ही में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया है। और जब इसमें संशोधन प्रस्तावित किया गया, तो उस संशोधन के कारण ये जो जनजातीय क्षेत्र है, इनके जो वन अधिकार हैं, वो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत खतरे में आने की संभावना बताई गई है। इसलिए जनजाति जो है वो सरकार से इसको लेकर ज्ञापन दे रही है और उसको लेकर अपनी अलग मांग कर रही है। तो इस जनजाति को लेकर एक समस्या बनी हुई है। समस्या क्या है कि ये जनजाति अपने पैतृक भूमि और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा संबंधी चिंता में पड़ गई है इस अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित होने के बाद। क्लियर? तो ये जनजाति अगर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि डोंगरिया कोंद जनजाति कहां मिलती है, तो आप लोग बताएंगे उड़ीसा में ये डोंगरिया कोंद जनजाति आपको देखने को मिलती है। नवीन पटनायक जी जो हैं वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। और उड़ीसा जो है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंटली हम देखें तो चिल्का झील के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। चिल्का झील जो है वो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में आती है, एक लेगून झील है। और चिल्का झील जो है वो ग्रीन जो सागरीय टर्टल होते हैं, हरे महासागरीय कछुए जो होते हैं, उनके प्रजनन के लिए एक इंपॉर्टेंट केंद्र के तौर पर देखा जाता है। यहीं पर आपको भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना बराबर। अगर चिल्का झील की बात करें दोस्तों, कई प्रकार के पक्षियों और जीवों का आवास स्थल है चिल्का लेक। और ये जो है ये खारे पानी की झील है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम इस क्षेत्र में लगातार मछली पकड़ने और आती गतिविधियों के चलते लोगों का यहाँ पर इंटरफेयर देख रहे हैं, जिसके कारण ये झील जो है, इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि इसके पानी की गुणवत्ता और बाकी चीजों में इसमें बदलाव देखने को मिल रहा था। चूंकि इस झील का परितंत्र बदल रहा है, उस हिसाब से यहाँ जीवों पर भी आपको संकट देखने को मिल रहा है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डोंगरिया कोंद जनजाति कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे उड़ीसा में मिलती है। अगला टॉपिक है दोस्तों स्माइल 75 योजना। स्माइल 75 योजना केंद्र सरकार की एक इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। और ये योजना चर्चा में इसलिए रही क्योंकि लोकसभा में हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था। हमारे देश में जो सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय है, तो यहाँ पर जब इससे प्रश्न पूछा गया, तो इन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में एक लिखित जवाब दिया है। और कहीं ना कहीं जवाब में उन्होंने स्माइल 75 पहल को लेकर कुछ बातें कही हैं, और उसमें के कारण ही आपका स्माइल 75 योजना है ये चर्चा में आया है। स्माइल 75 जो अभियान है दोस्तों, ये योजना जो है ये भिखारियों के लिए, देश में भिखारियों के लिए चलाई जाए एक योजना थी। इस योजना के अंतर्गत 25-26 के तहत हम देखें 2000, तब तक के लिए हम बोले 100 करोड़ से ज्यादा रुपए का बजट जो है वो अलॉट किया गया है। क्लियर? और ये भी समझना है कि हमारे देश में हम देखें तो भिखारियों की संख्या जो है, पीड़ित लोगों की संख्या जो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। हम अगर चौराहे पे खड़े हो जाते हैं तो वहां पर आपको कई बच्चे, कई लोग जो है वो इस स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। तो इस योजना के तहत सरकार ने कहा कि इन सभी लोगों को पुनर्वास की स्थिति दी जाए और इन सभी लोगों को राहत प्रदान की जाए, इनकी स्थिति में सुधार किया जाए। ये भिखारी कल्चर जो हमारे देश से खत्म किया जाए, इसके लिए जरूरी होगा कि इनके लिए कुछ काम किया जाए। और इसी उद्देश्य से भारत सरकार जो उसने स्माइल 75 योजना जो है वो लागू की थी। क्योंकि हम आजादी के अमृत महोत्सव में हैं और भारत ने अपने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं, इसी अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये टारगेट रखा गया, जिसमें देश में जो 75 नगर निगम है उनको टारगेट किया जाएगा और उनके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में संख्या कम की जाएगी भिखारियों की। अगर हम भिखारियों की रिपोर्ट देखें तो 2011 की गणना के हिसाब से सबसे ज्यादा भिखारियों की संख्या हमारे देश में पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, और सबसे कम हम लोगों को देखने को मिलती है लक्षद्वीप में।
लक्षद्वीप में औसतन 2011 की जनगणना के हिसाब से 2 भिखारी की कहीं ना कहीं गणना सामने आई है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा भिखारियों की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली जो है वहां आपको सबसे ज्यादा भिखारी देखने को मिलेंगे। तो इनके पुनरुत्थान के लिए, इनके सुधार के लिए, इनके पुनर्वास के लिए ही सरकार ये योजना लेकर आई थी, स्माइल 75 योजना। तो एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा कि ये भिखारियों के पुनर्वास के लिए, उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लाई गई योजना रही थी। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों, मिशन लाइफ के साथ विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। दोस्तों हाल ही में 28 जुलाई को, याद रखिएगा 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। ये जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 का बनाया गया, इसके इंपॉर्टेंट बात ये रही कि ये जो दिवस है ये मिशन लाइफ के साथ मनाया गया है। अब यहाँ पर प्रकृति संरक्षण दिवस की भी बात करनी है और मिशन लाइफ की बात करनी है। तो यहाँ देखिए कि प्रकृति संरक्षण जो दिवस है ये भारत में, विश्व में हम देखें तो प्राकृतिक संसाधनों, उस जिसमें जल हो, मृदा हो, है ना, खनिज संसाधन, जितने भी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संरक्षण पर बल दिया जाता है, उनके बेहतर उपयोग, सतत उपयोग पर बल दिया जाता है। इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये संसाधन जो हैं कुछ सीमित संसाधन है, और अगर ये प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाते हैं या ये प्रदूषित हो जाते हैं तो हमारी प्रकृति जो है वो नहीं बच सकती है, और प्रकृति नहीं रहेगी तो हम नहीं रहने वाले। तो ऐसे में प्रकृति संरक्षण के उद्देश्य से हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत बेहतर प्रयोग के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है इस दिवस को। और लाइफ, मिशन लाइफ की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा ग्लासगो जो है, ग्लासगो में COP26 की बैठक हुई थी। ये UNFCCC के अंतर्गत व्यवस्था थी जो हमको पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अनुभव में आता दिखाई पड़ता है। और कोप की बैठक हम देखते हैं कि हर साल होती है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाली एक व्यवस्था है कोप। और कोप की 26 की बैठक जो थी वो ग्लासगो में हुई थी। इसमें जब हमारे देश के प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं तो इस शिरकत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही ये मिशन लाइफ का आइडिया दिया था, जिसमें कहीं ना कहीं प्रकृति संरक्षण में बल दिया गया और ये कहा गया कि जो अपशिष्ट होते हैं उनका पुनर्उपयोग और उनके कैसे निपटान किया जाए, उस निपटान की व्यवस्था पर कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित चीज लाने की बात कही गई थी। और इसमें यह भी कहा गया है मिशन लाइफ में कि सामूहिक जिम्मेदारी के तहत, सामूहिक सहयोग से कहीं ना कहीं हम अपशिष्ट का निपटान बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसके उपयोग की व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि प्रकृति को संरक्षित किया जा सकता है, जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है या उसकी स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। तो ये जो है व्यवस्था दोस्तों याद रखिएगा कि COP26 की बैठक जो हुई थी ग्लासगो में, उसके अंतर्गत निर्णय लिया गया था। भारत में इसको लेकर प्रारंभ भी किया गया। गुजरात के केवड़िया में जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। और ये जो प्रतिमा है, एकता स्मारक जो है हमारे देश की, यहीं से हमारे देश में मिशन लाइफ का प्रारंभ भी किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारत में मिशन लाइफ जो है इसका प्रारंभ कहां से किया गया था, तो गुजरात से किया गया था। जो सरदार पटेल जी की प्रतिमा है, एकता स्मारक, वहां से किया गया था। क्लियर दोस्तों, उद्देश्य यही है कि अवशिष्ट का बेहतर निपटान किया जा सके, उसके पुनर्उपयोग की व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। तो एग्जाम में अगर ये पूछ आता है तो आप लोग बता देंगे। दूसरी बात है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला टॉपिक रहा दोस्तों सीमा पार वनाग्नि। यह है दोस्तों ईगल ब्लफ से ओसोयूओस और ब्रिटिश कोलंबिया को खतरा। एक्चुअल में अभी पिछले कुछ दिनों में वॉशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी है, यहाँ के जो वन है उनमें एक प्रकार की आग की घटना, वनाग्नि की घटना देखने को मिली। और इस वनाग्नि को प्रारंभ में एक नाम दिया गया था लोन पाइन क्रिक। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि लोन पाइन क्रिक क्या है, क्लियर, अगर एग्जाम में आपको एक टर्म पूछ ले कि लोन पाइन क्रिक क्या है, तो ये वॉशिंगटन यूएसए में वनाग्नि की एक घटना रही, उसे इन्होंने नाम प्रारंभ में दिया था। और ये जो घटना रही वनाग्नि की, ये दोस्तों याद रखिएगा ये कनाडा के जो ब्रिटिश कोलंबिया है वहां तक पहुंच गई है। मतलब इसका धीरे धीरे करके विस्तार हो रहा है। तो ये घटना को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा में रहे हैं। अगर हम एक वनाग्नि की बात करें दोस्तों, तो ये एक प्रकार की आपदा है। ये मानव जनित भी है और प्राकृतिक रूप से भी आती है।
प्राकृतिक रूप से हम बात करें दोस्तों, तो जब जंगल सूख जाते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो पेड़ों के आपस में टकराने से जंगल में आग लग जाती है। मानवीय कारणों की बात करें तो जब कभी ह्यूमंस जो होते हैं वो जंगल क्षेत्र में पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए हिसाब से जब जाते हैं, तो वहां पर वो या तो सिगरेट पीने का काम करेंगे या खाना बनाने का काम करेंगे। इस प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि करते हैं जिसमें उसको आग का काम पड़ता है। उसके बाद उस आग को बेहतर तरीके से बुझाकर नहीं जाते और उसको वहीं अगर किसी न किसी रूप में लापरवाही से छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे करके जंगल की आग में बदल जाती है। तो इस प्रकार से जो जंगल की आग है वो मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से होती है। लेकिन किसी भी रूप में अगर वनाग्नि की घटना होती है, आपदा आती है, तो प्रकृति को नुकसान होता है, जीव जंतुओं की जान चली जाती है। तो ऐसी ही घटना जो है हमें वॉशिंगटन में देखने को मिली, जो कि एक देश से दूसरे देश में चली गई। यूएसए से कहां, कनाडा में चली गई और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया को भी इससे खतरा आने लगा है। तो ये याद रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ये टर्म है लोन पाइन क्रिक। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है दोस्तों एमएसएमई कार्ड। दोस्तों याद रखिएगा, एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। क्लियर। और इसका हमारे यहां पर एक अलग से मंत्रालय भी है। इस मंत्रालय की निवेश की दृष्टि से, डिजिटल ट्रांजैक्शन की दृष्टि से एक नया कहीं ना कहीं भुगतान का एक व्यवस्था शुरू की जा रही है। और ये भुगतान की जो व्यवस्था की गई दोस्तों वो एमएसएमई कार्ड की तहत की जा रही है। ध्यान रखेंगे, हमारे देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है उसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है इसके साथ मिलकर उद्यम पंजीकृत एमएसएमई के लिए पूरे भारत में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर एमएसएमई रुपए कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो अपने जितने भी भुगतान हैं व्यवसाय से संबंधित या कोई भी, वो सब इस कार्ड से कर सकते हैं। तो एक प्रकार से डिजिटली भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ये उद्यम मंत्रालय का बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक रहा दोस्तों महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना MSSC। दोस्तों भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की गई है। और ये योजना पूरी तरीके से महिलाओं के लिए ही बनाई गई एक योजना के तौर पर देखी जा रही है। विशेष तौर पर जो देखें तो जो महिला निवेशक हैं, महिला निवेशक जो हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना देखी जा रही है। इसमें क्या है, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में योजना शुरू की थी। कौन से, तो याद रखिएगा भारत के वित्त मंत्रालय ने। ये जो योजना है ये भारत के वित्त मंत्रालय ने शुरू की है और एक प्रकार से दोस्तों लघु बचत योजना है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना क्या है, तो बोलेंगे भारत के वित्त मंत्रालय की एक लघु बचत योजना है जो भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रारंभ की गई है। और ये योजना महिला निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में क्या व्यवस्था है, इस योजना में दोस्तों कहा गया है बालिका या किसी भी आयु की महिला, किसी भी आयु की अगर कोई महिला है उस महिला को इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर, उस महिला को इसमें शामिल किया जाएगा, बालिकाओं को शामिल किया जाएगा और इसमें यहां पर इनका एक बचत व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस व्यवस्था में 1000 रुपए से लेकर अधिकतम, न्यूनतम कितने, निम्नतम 1000 और अधिकतम हम देखें तो 2 लाख रुपए तक, अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सेविंग इसमें योजना में डाली जा सकती है पैसे। और इस पूरे पैसे को कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, मतलब कब तक, 2025 तक के लिए डाला जाएगा, जिस पर वार्षिक रूप से कितना, 7.5% ब्याज दिया जाएगा। और ये ब्याज जो होगा उसकी गणना त्रैमासिक होगी, हर 3 महीने पर इस ब्याज की गणना की जाएगी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक प्रकार से महिला निवेशकों को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, निवेश के लिए, कि भाई आप ऐसा करिए कि आपके पास जो भी पैसा है वो पैसा आप इस योजना में डाल दीजिए। जैसे ही वो पैसा आप इस योजना में डालोगे तो आपका वो पैसा इसमें इन्वेस्ट हो गया। अब जैसे ही आपका वो पैसा इस योजना के तहत इन्वेस्ट हो गया तो उस इन्वेस्ट किए गए पैसे पे सरकार 7.5% की दर से आपको ब्याज प्रदान करेगी त्रैमासिक। ठीक है, तो एक प्रकार से मान लीजिए कि हम हमारे परिवार में ही ले लेते हैं। हमारे परिवार में अगर हम देखें कि माता जी होती हैं या कोई आपकी बहन है या फिर आपकी बालिका ही हो या आपकी पत्नी हो, कोई भी है, वो 1000 से लेकर
2 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकती है। अगर मान लीजिए आपने इसमें 50,000 रुपए का भी इन्वेस्ट कर दिया तो कितने साल के लिए करेंगे आप? 2 साल के लिए करेंगे। अब 2 साल के लिए आपको इस 50,000 पर कितना 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। तो एक हिसाब से आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, कुछ करना भी नहीं पड़ा, सिर्फ आपने पैसे लगाए और उस पैसे पे आपको रिटर्न मिल गया। तो इस प्रकार से निवेशक जो महिलाएं हैं वो इससे बेहतर लाभ कमा सकती हैं, ऐसी योजना है। और सरकार को इससे क्या फायदा है? सरकार के पास पैसा पहुंचेगा, उस पैसे को सरकार इन्वेस्ट करके अलग अलग योजनाओं से वहां पर काम करेगी। तो ये एक प्रकार से योजना रही है जिसको आपने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों टॉपिक, इसमें हम लोग प्रश्नोत्तरी रूप में देखेंगे। प्रश्नोत्तरी के तौर पर हम लोग हर बार देखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में देखें कांस्टेबल की एमपीएसआई के एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम्स हैं, तो उनमें आपको यहाँ से प्रश्न ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, किस फॉर्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रापिक का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो बेल्जियम के मैक्स वेरस्टेपेन जो है इन्होंने ये जीता है। एक प्रकार की कार रेस है फॉर्मूला 1 जिसमें इन्होंने जीता हुआ है ये। इसके बाद इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर के एक साथ 7 सैटेलाइट अभी इसरो ने भेजे हैं। ये कहीं ना कहीं हम देखें दोस्तों तो इसरो के नाम सबसे ज्यादा सैटेलाइट एक बार में लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी है। इसरो जो है वो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना दोस्तों 15 अगस्त को 1969 में की गई थी। ये कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा क्या है? तो बोलेंगे एक द्वीप है। किस प्रकार का द्वीप है? तो एक प्रकार का लैगून झील में स्थित एक द्वीप है। और यहाँ पर लैगून झील कौन सी है दोस्तों? तो याद रखेंगे कि पुलिकट झील यहाँ पर आपको मिलती है। इस पुलिकट झील को हम लैगून झील का उदाहरण देखते हैं और इसी पर श्रीहरिकोटा धनुष के आकार का एक द्वीप फैला है। और इस द्वीप पर भारत का इसरो जो है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसको दोस्तों जब बनाया गया था तो विक्रम साराभाई केंद्र के नाम से आप जानते हैं, क्योंकि विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। और अभी हम हाल ही में देखें तो चंद्रयान 3 भी इसरो के द्वारा किया गया, जिसके पहुंचने के बाद सफलतम रूप से लैंड करने के बाद भारत दुनिया का चौथा देश हो जाएगा जिसकी पहुंच चंद्रमा पर हो गई है। बराबर। तो इस प्रकार से देखिए कि इसरो जो है वो पहले और अब की तुलना में बहुत बदला है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले इसरो या भारत ये दूसरे देशों से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे और हमारा पैसा जाता था, लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है। अब हम दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, मतलब हमारी तकनीकी बहुत बेहतर हुई है और अब हम दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करने के बदले उनसे पैसे लेते हैं। तो एक प्रकार से अब इसरो जो अपना खर्चा जो है खुद उठा रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद कमाई कर रहा है दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर करके। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में और भारत के दिए हम देखें तो बहुत गर्व की बात है कि हम अब दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने की स्थिति में है। क्लियर? तो ये व्यवस्था है आपकी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो गुजरात के गांधीनगर में। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। बहुत लंबे समय से चोट के कारण मैच नहीं खेले हैं। एक बड़ा टारगेट यहां पर देखने को मिल रहा है कि बुमराह जो है वो अब कप्तानी भी करेंगे। देखो क्या होगा। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड। टेस्ट मैच की दृष्टि से हम देखें दोस्तों तो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हुए स्टुअर्ट ब्रॉड ने। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने 2007 में जब साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था पहला वाला, उसमें युवराज सिंह ने इन्हीं की गेंद पे 6 छक्के लगाए थे। एक प्रकार से ये देखा जा रहा था कि युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाकर स्टुअर्ट ब्रॉड का करियर शुरू से पहले खत्म कर दिया। लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड को जब मौका दोबारा मिला तो एक अलग प्रकार से उभर कर सामने आए। तो जहां उनको 6 छक्के लगे थे वहीं उन्होंने 600 विकेट भी ले लिए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों आपका डेडिकेशन। मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलती है। अगला दोस्तों, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लंग्स कैंसर डे का मतलब फेफड़ों का कैंसर दिवस 1 अगस्त हर साल मनाया जाता है। हम देख रहे हैं कि दुनिया में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। धूम्रपान, सिगरेट हो, गांजा हो, इस प्रकार की चीजों का सेवन छोटे से लेकर बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। बार जो आजकल व्यवस्था है, जो बार आप देखते हैं, उन बार सिस्टम में, उस प्रणाली में, उस संस्कृति में आप देखिए बार में आपको हर जगह पर युवा हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, वो आपको नशा करते दिखेगा। लेकिन ये नशा, ये सिगरेट और आदि चीजें आपको अंदर ही अंदर से खोखला करती हैं। और यहाँ ये देखने को मिलता है कि इस नशे के कारण
इस नशे के कारण आप लंग्स कैंसर, आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, आपको फेफड़े का कैंसर हो जाता है और आप सांस लेने में सक्षम नहीं रह पाते और अंत में आपकी मृत्यु हो जाती है। इन सबको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ही हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई नशा नहीं करना है। लेकिन हम अभी भी नहीं सुधरना है। आज समाज को देखिए, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई आपको सड़क पे सिगरेट विगरेट जलाते मिल ही जाएगा। भाई तुमको तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, क्योंकि आप सिगरेट पी के धुआं छोड़ देते हो, वो धुआं दूसरे के शरीर में भी जा रहा है, तो आपके गुनाह की सजा दूसरा भी भुगत रहा है। क्यों? क्योंकि धुआं हानिकारक है, पीने वाले के लिए हो या उसमें सांस लेने वाले के लिए। तो सिगरेट पीने वालों से दूरियां बढ़ाएं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये जो कार्यक्रम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये दिल्ली में आयोजित किया गया 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और इस कार्यक्रम को दोस्तों एक इंपॉर्टेंट समय पर लागू किया गया है या चालू किया गया है। वो इंपॉर्टेंट समय था कि तीसरी वर्षगांठ, याद रखिएगा कि तीसरी वर्षगांठ थी। काय की तीसरी वर्षगांठ थी? तो याद रखिएगा शिक्षा नीति की। भारत सरकार ने 2020 में नवीन शिक्षा नीति लागू की थी। ये नवीन शिक्षा नीति का 2023 में 3 वर्ष पूरे हो गए। तो 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। इस कार्यक्रम के दौरान ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम था दोस्तों क्या? उल्लास। अब यहां पर याद रखिएगा, जो उल्लास है इसका फुल फॉर्म आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस फुल फॉर्म के साथ ये उल्लास, इसको शॉर्ट में आपने कहा, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया। एग्जाम में उल्लास का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इस एप्लीकेशन को लोगों में निरंतर सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देने के लिए। दूसरी बात, 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में बुनियादी शिक्षा के आधार को मजबूत करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है। और ये जो पूरा एप्लीकेशन तैयार किया गया दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं कि आप में लगातार सीखने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को आपका बढ़ाना है। क्लियर? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, ये पूरा के पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें आप लोग पीएम श्री योजना को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। इस पीएम श्री योजना में दोस्तों याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है और इसको आप आगे लिख सकते हैं पीएम। तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यहां पर देखिए ये पूरा आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा श्री। ये पीएम श्री जो कार्यक्रम है, योजना इसलिए लागू किया गया था कि भारत में एक समानता पर आधारित समावेशी समाज की स्थापना करने में जो भी शिक्षण संस्थान जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट और योगदान देते हैं, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। और इसके लिए जो पीएम श्री योजना, उसके तहत सरकार जो है वो धन भी अलॉट कर रही है। और इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मोदी जी ने इसकी पहली किस्त भी जारी की थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, करियर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने वाले और गेंदबाजी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन है? स्टुअर्ट ब्रॉड। संन्यास की घोषणा कर दी है। किसे हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगला था दोस्तों, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जीते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निशा बिस्वाल को। भारत में बाघों की आबादी वार्षिक अनुमान कितने दर से वृद्धि हुई है? तो 6.1% की दर से। तो याद रखिए, भारत में अभी लगभग
3167 बाघ हैं। बाघ जनगणना जो आई थी नवीनतम, उस बाघ जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं, कौन सी बाघ जनगणना आई थी दोस्तों, तो 2022 की बाघ जनगणना के आधार पर भारत में 3167 बाघ हैं और पिछली बार की तुलना में लगभग 6.1% की बाघों की संख्या में हमें क्या वृद्धि देखने को मिली है। लगभग कितने बाघ बढ़े हैं, 200 बाघ जो हैं वो उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। पहले लगभग 2967 के आसपास बाघ थे, अब 6.1 की वृद्धि देखने को मिली है और बाघों की संख्या 3167 के आसपास पहुंच चुकी है। बाघों की गणना करने के लिए 2006 में बाघ प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और बाघ प्राधिकरण भारत में बाघों की गणना करने, उन पर शोध रिसर्च करने के लिए जिम्मेदार संस्था है, जिसको एक अधिनियम बनाकर स्थापित किया गया था। ये सारा काम दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किया जाता है, जो 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हो रहा है, तो मैसूर कर्नाटक में हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई कॉमर्स स्टार्टअप का समझौता किया है, तो मैजिकपिन से किया है। ठीक है, और लास्ट दोस्तों, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये करंट अफेयर के हाल ही में चर्चा में रहे मुद्दे रहे और इन पर हम लोगों ने चर्चा करने का प्रयास किया। हमारी कोशिश है कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले। क्लियर, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।